लोक नीति ये मुख्य रूप से लोक प्रशासन का विषय है। लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में लोक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन को अलग अलग माना। निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा, क्रियान्वयन कार्यपालिका द्वारा। चार्ल्स मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू अपेक्शन इन पॉलिटिक्स साइंस 1925 में सरकार की नीति को लोक नीति का। लोक नीति वे दिशा निर्देश हैं जो सरकार के कार्यों एवं योजनाओं को निश्चित आधार प्रदान करता है। लोक नीति का निर्माण केवल सरकार द्वारा किया जाता है। गैर सरकारी संगठन लोक नीति का निर्माण नहीं कर सकते। गैर सरकारी संगठन लोक नीति निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं या निर्माण से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे मान लो आंदोलन वगैरह करते हैं तो ये गैर सरकारी संगठन है, ये लोक नीति तो नहीं बना सकते, लेकिन ये आंदोलन वगैरह करके सरकार द्वारा लोक नीति बनवाने का दबाव बना सकते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। लोक नीति की प्रकृति सकारात्मक या नकारात्मक होती है। सकारात्मक लोक नीति यानी लाभ हेतु बनाई गई जो नीति होती है वो सकारात्मक होती है। नकारात्मक लोक नीति क्या होती है? हानि से बचाने के लिए बनाई गई लोक नीति नकारात्मक होती है। जैसे मान लो कि ये कानून बना रखे हैं, हेलमेट वगैरह जो नहीं लगाता उनके चालान वगैरह करना, ये नकारात्मक लोक नीति के उदाहरण है। लोक नीति का संबंध सामान्यतः समाज के सभी वर्गों से होता है। लोक नीति के मुख्य प्रकार, पहला है सारगर्भित वे नीति या जिसका संबंध समाज के सभी वर्गों से होता है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधित नीतियाँ, कानून वगैरह। फिर नियामिक या नियंत्रणकारी लोक नीति, वे लोक नीति जिसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जैसे व्यापार संबंधित नियम नीतियाँ या सुरक्षा संबंधित नीतियाँ। वितरणात्मक लोक नीति यानी गरीबों के कल्याण हेतु बनाई गई लोक नीति होती है, जैसे बीपीएल योजना वगैरह। इस नीति को लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी लोक नीति लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाती है, कहलाती है? तो वितरणात्मक लोक नीति। पूंजीगत लोक नीति ये उद्योगों से संबंधित लोक नीति है। फिर लोक नीति निर्माण के चरण, तो पहले तो कार्य योजना तैयार करना, फिर लोक नीति का निर्माण करना, फिर सकारात्मक या उसके नकारात्मक प्रभावों को जानना, फिर क्रियान्वयन करना, फिर मूल्यांकन करना। ये 5 इसके चरण हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इनका क्रम। फिर लोक नीति के सिद्धांत या मॉडल, तो संस्थागत मॉडल लोक नीति का निर्माण केवल सरकार द्वारा किया जाता है तथा इसका संबंध संपूर्ण समाज से होता है। समूह मॉडल क्या होता है? दबाव समूह द्वारा सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में लोक नीति का निर्माण करवाना, जैसे गुर्जर आंदोलन द्वारा 5% आरक्षण वाला मामला। अभिजन मॉडल, सरकार द्वारा अपने निकटतम लोगों को फायदा पहुंचाने हेतु लोक नीति निर्मित की जाती है, अभिनंदन मॉडल कहलाता है। फिर अभिवृद्धि मॉडल, लोक नीति का निर्माण एक बार किया जाता है परंतु इसमें समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। कूड़ादान मॉडल, लोक नीति का निर्माण अचानक नहीं होता है, नहीं इसमें किसी केवल एक व्यक्ति का योगदान होता है। इसका निर्माण धीरे धीरे समय अनुसार होता रहता है तथा इसके निर्माण में अनेक व्यक्तियों का योगदान रहता है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में देखेंगे। 1935 के एक्ट में पहली बार प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जब 1935 का एक्ट देखा था तो हमने ये बात की थी। राजस्थान की जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही अपनी रियासत में लोक सेवा आयोग गठित कर रखे थे, परंतु 16 अगस्त 1949 को जारी आदेश के तहत कार्यरत सभी लोक सेवा आयोग को समाप्त करते हुए 20 अगस्त 1949 को जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और ये मूल रूप से एक सदस्यीय आयोग था और इसके प्रथम अध्यक्ष S.K. घोष बने। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य पद पर स्वीकृत हैं। ये ध्यान रखना, अध्यक्ष चेंज हो गया, जो आपको मैंने बताया था RPSC का अध्यक्ष कौन है। जो भी ये करंट है वर्तमान का, ये हमने एक PDF में पढ़ा है तो उसको आप देख लेना।
वहाँ पर सभी एक साथ अध्यक्ष वगैरह और वर्तमान के मंत्री दे रखे हैं। आरपीसी में 6 संभाग हैं: प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग, शोध संभाग। शोध संभाग प्रतिवेदन तैयार करता है। आरपीसी में एक सचिव भी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये वर्तमान में सचिव वगैरह आप उसी में देखना। आरपीसी अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल देवीशंकर तिवारी का था। सबसे कम कार्यकाल पीएस यादव का। संविधान के भाग 14 के आर्टिकल 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग और 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग और 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी विधानसभाओं के प्रस्ताव पर संसद द्वारा गठित किया जाएगा संयुक्त लोक सेवा, यानी 1-2 राज्यों से अधिक का संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग। फिर 316 में नियुक्ति के प्रावधान है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता: आद्य सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो और आद्य सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। कार्यकाल 6 वर्ष। कार्यकाल समाप्त होने के बाद में वे अपने पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते, ये इम्पोर्टेंट बात है। सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और ये त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। आर्टिकल 317 में क्या लिख रखा है? पद मुक्त राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आरोप की जांच अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट से करवा कर करेगा और जांच के दौरान इन्हें निलंबित भी कर सकता है। ध्यान रखना, निलंबित राज्यपाल निलंबित कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पद से मुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ कदाचार के अलावा अन्य आरोप होने पर राष्ट्रपति बिना जांच के ही इनको पद से मुक्त कर सकता है। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान रख लेना, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उनको पद मुक्त राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। 1956 से पहले इसका निर्धारण राज्य प्रमुख द्वारा किया जाता था। आर्टिकल 319 एसपीसी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद में ये अन्य एसपीसी का अध्यक्ष तो तथा यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बात है। उसी जैसे यूपीएससी जो आरपीएससी वाला है, आरपीएससी में वापस पुनः नहीं बन सकता। बाकी जो एसपीसी का अध्यक्ष वगैरह है, इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद में दूसरी एसपीएससी में या यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकते हैं। एसपीएससी का सदस्य कार्यकाल समाप्त होने के बाद में अन्य एसपीएससी यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। परंतु सेवानिवृत्ति के बाद में भारत व राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का धारण नहीं कर सकता। आर्टिकल 320 में एसपीएससी के कार्य के बारे में बता रखा है। भर्ती संबंधित विज्ञापन से लेके परिणाम की अंतिम सूची जारी करने तक इसी का कार्य है। फिर आर्टिकल 321 में राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करेंगे ये। और 322 में इनके वेतन भत्तों की बात है कि ये कहाँ पर भारित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। आर्टिकल 323 में प्रतिवेदन ये राज्यपाल को देते हैं। शपथ का उल्लेख नहीं है, परंतु जो जिनका कार्यकाल अध्यक्ष का समाप्त हुआ है वो इनको शपथ दिलाता है। आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य कांता खतूरिया। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 243 के तहत पंचायतों व अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत नगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न करवाने हेतु एक सदस्यीय आयोग होगा जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का नाम से जाना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त के पद पर आईएएस सेवा के उस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष तक सचिव पद पर रहा हो। इसके कार्यकाल और सेवानिवृत्ति का उल्लेख नहीं है, परंतु कार्यकाल 5 वर्ष और सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष है। पद मुक्त इनको राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश के समान जिस प्रकार न्यायाधीशों को पद मुक्त किया जाता है वही प्रक्रिया यहाँ राष्ट्रपति द्वारा
पद मुक्त किया जाएगा। ये त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न करवाना तथा इस हेतु मतदाता सूची तैयार करना। निर्वाचन आयुक्त को राज्य के प्रमुख सचिव के समक्ष दर्जा प्राप्त है। जो ये निर्वाचन आयुक्त होता है इसको राज्य का जो मुख्य सचिव है उसके समक्ष दर्जा प्राप्त है। इसमें एक सचिव भी होता है जो इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है निर्वाचन जो आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो सचिव। राज्य निर्वाचन अधिकारी के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसको ध्यान रखना आनंद कुमार है या कोई चेंज हो गया राज्य निर्वाचन अधिकारी। और प्रेम सिंह मोहर राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ये तो यही है, ध्यान रखना अभी। राज्य राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना 1995 में की गई और अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचक आयोग बने। 1995 से आज तक निर्वाचन आयोग के 5 बार पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए। फिर राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 I और अनुच्छेद 243 Y में राज्य वित्त आयोग के संबंध में प्रावधान है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान के तहत किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि राज्यपाल इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर तथा इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता होने पर पहले भी राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है और इसके सदस्यों की संख्या व योग्यता का उल्लेख नहीं है। कार्य क्या है, तो आर्टिकल 243I के तहत पंचायतों को और 243Y के तहत नगर पालिकाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना राष्ट्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करेगा। राजस्थान में 1995 में राज्य वित्त आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे। वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, या ये 5वां की जगह छठा कर लेना, और उसके प्रद्युमन सिंह अध्यक्ष हैं जो करंट वाले उसमें वीडियो में देख लेना। राजस्थान महिला आयोग राज्य सरकार ने 1999 में 23 अप्रैल 1999 को राजस्थान में महिला आयोग गठित करते हुए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जिसे राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम के तहत 15 मई 1999 को जयपुर में श्रीमती कांता खतूरिया की अध्यक्षता में राजस्थान महिला आयोग का गठन किया गया और इसमें एक अध्यक्ष 3 सदस्य होते हैं। इसमें एक महिला SC या ST की तथा एक महिला OBC की होनी आवश्यक है। कार्यकाल 3 वर्ष। सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद में पुनः नियुक्त हो सकते हैं। अध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समक्ष। कार्य महिलाओं से संबंधित वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर महिलाओं के हितों का संरक्षण करना। फिर राजस्थान मानवाधिकार आयोग 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 18 जनवरी 1999 को जारी आदेश के आधार पर 23 मार्च 1999 को जयपुर में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्रीमती कांता भटनागर की अध्यक्षता में किया गया। 1993 के अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक और 4 अंशकालीन निर्धारित किए गए। 2006 में इस एक्ट में संशोधन करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 2 कर दी गई। इनकी योग्यता तो अध्यक्ष की तो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और पूर्णकालीन सदस्यों की हाईकोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अंशकालीन सदस्य 4 होते हैं, एक तो राज्य महिला आयोग अध्यक्ष, एक राज्य SC आयोग अध्यक्ष, एक राज्य ST आयोग अध्यक्ष और एक राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है और ये 6 सदस्य कौन होते हैं समिति में, एक तो मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता और विधान परिषद है वहाँ का सभापति, विधान परिषद में विपक्ष का नेता और राज्य का गृह मंत्री। जहाँ पर नहीं है विधान परिषद वहाँ पर ये दोनों पद नहीं होंगे। कार्यकाल 5 वर्ष और प्रस्तावित 3 वर्ष का। सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष। पद मुक्त। कदाचार के आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाकर राष्ट्रपति करता है। जांच के दौरान गवर्नर इन्हें निलंबित भी कर सकता है। अन्य आरोप होने पर बिना जांच के राष्ट्रपति ने पद मुक्त कर सकता है।
फिर कार्य, इनके कार्य क्या है? राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, परंतु इन मामलों की जांच नहीं करता जिसके घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है या वो अन्य आयोग के पास विचाराधीन हो। फिर प्रकृति, सलाहकारी आयोग है, वैधानिक आयोग है, अर्धन्यायिक आयोग है। पत्रिका, इसकी पत्रिका इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार संदेश, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नई दिशा है। तो ध्यान रखना, दो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पत्रिका कौन सी है? तो वो तो नई दिशा है। और राज्य मानवाधिकार आयोग की पत्रिका कौन सी है? तो मानवाधिकार संदेश है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये देखना आप करंट वाले में। लोकायुक्त, उड़ीसा फर्स्ट राज्य था जिसने 1970 में लोकायुक्त के संबंध में कानून बनाए। महाराष्ट्र में 1971 में पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया और 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ। हालांकि इसे स्वीकृति 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई थी। इस एक्ट के तहत एक लोकायुक्त, एक उप लोकायुक्त पद का प्रावधान किया गया। लोकायुक्त के पद पर हाईकोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, जबकि उप लोकायुक्त का कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है। फर्स्ट लोकायुक्त ID दुआ थे और फर्स्ट व एकमात्र उप लोकायुक्त KPU मेनन थे। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। और ये 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो एक तो मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होता है इस समिति का, विधानसभा का विपक्ष का नेता और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र ये राज्यपाल को सौंपते, शपथ इनको राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। पद मुक्ति, अगर कदाचार का आरोप है तो ये जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाई जाएगी और राज्यपाल सिद्ध कदाचार, यानी कि अगर विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित हो जाए कि कदाचार सही है और आरोप जो लगाए गए वो सही है, तो पद मुक्त किया जाएगा। कदाचार के आरोप की जांच राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से करवाता है। आरोप सिद्ध होने पर विधानसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और अगर विधानसभा विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकायुक्त को पद मुक्त हो जाता है। लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र क्या है? तो कार्य क्षेत्र ध्यान रखना, एक तो सभी मंत्री इसके कार्य क्षेत्र के दायरे में आते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के वे अधिकारी जो राज्य व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं। राज्य सेवा के अधिकारी व कर्मचारी, जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान, तीनों नगरीय संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष। जांच नहीं कर सकता, ये किन किन की जांच लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं है, इनको भी ध्यान रख लेना। तो मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, RPC के अधिकारी एवं कर्मचारी, राजस्थान हाईकोर्ट के अधिकारी व कर्मचारी, न्यायिक सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्थानीय संस्थाओं के सदस्य और सरपंच। ये ध्यान रखना, ये लोकायुक्त का कार्य क्षेत्र में इन पर जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त। ये प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो ये आपको करंट वाली क्लास में मिलेगा। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग सूचना के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है, परंतु इसका आधार आर्टिकल 19(1) को माना गया है। भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया और इसी अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य सूचना के अधिकार को संरक्षण प्रदान करना था। इसी एक्ट के आधार पर 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग गठित किया गया तथा MD कोरोनी फर्स्ट सूचना आयुक्त बने। इसके सदस्य एक मुख्य आयुक्त और 10 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। और 3 सदस्यीय समिति में कौन होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और विधानसभा का विपक्ष का नेता CM द्वारा निर्धारित कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है। ये तीसरा यहाँ पर ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। योग्यता, विधि, संचार,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रशासनिक क्षेत्र के विशेषज्ञ। कार्यकाल 5 वर्ष और अपने पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, परंतु अन्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। जो अन्य सूचना आयुक्त हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त वापस बन सकते हैं, परंतु कुल कार्यकाल इनका 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। पद मुक्ति, कदाचार के आरोप की जांच राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट से करवाई जाती है। अन्य कारण होने पर राज्यपाल बिना जांच के भी पद मुक्त कर सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राज्यपाल पद मुक्त कर सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल इन्हें निलंबित भी कर सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष है और अन्य सूचना आयुक्त का दर्जा राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये करंट की क्लास में देखना। आरपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है 33वें, और आरपीएससी के सचिव शुभम चौधरी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है 6वें के वर्तमान में। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर लाड कुमारी जैन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है। लोकायुक्त अभी प्रताप कृष्ण लोहेरा है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष, जिसको सूचना आयुक्त यानी कि राजेंद्र प्रसाद, और मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त को ध्यान रखना कौन है, डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता है। ये वर्तमान में है जिनको आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आ सकता है।